गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स का जो मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे थे बेटा, फर्स्ट पार्ट का आपको मैंने मॉडल पेपर को बता दिया था। जो मॉडल पेपर का सेट नंबर था बेटा 346 GA। क्या आंसर था बेटा? 346 GA। इसमें फर्स्ट पार्ट आपका अपलोड किया जा चुका था। आज के इस लेक्चर में हम लोग बेटा उसी मॉडल पेपर को आगे प्रोसीड करेंगे और उसका सेकेंड पार्ट आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। जैसे अगला क्वेश्चन हमारे सामने जो बेटा दिया गया है वो बोला गया है, राइट द रिजल्ट ड्रॉन फ्रॉम एल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड। आपको बताना है उसके रिजल्ट्स क्या थे ड्रॉन्स के, कि फ्रॉम जो आपका एल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड का, उसके विषय में आपको बताना है। तो देखिए बेटा उसका आंसर कैसे लिखा जाएगा बेटा, कि रदरफोर्ड ड्रॉन फ्रॉम एल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड। तो एल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड फ्यूल without any deflection concluding the empty space inside the atom। बोला ये गया है कि जब आपका अल्फा पार्टिकल बहुत से जब बमबारी कराई जाती है बेटा किसके ऊपर, आपके वो टिन गोल्ड की प्लेट्स के ऊपर, तो क्या होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल जो होते हैं विदाउट डिफ्लेक्शन के क्या होते हैं, वो सीधे अपने पाथ में ट्रेवल कर जाते हैं। तो यहाँ से ये बात उनको पता चल गई कि जो आपका एटम्स होता है उसका मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, खालो होता है या इम्पटी होता है। सेकंड पॉइंट बेटा आपसे बोला गया है, डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्वेड इन अ फ्यू पार्टिकल व्हिच प्रूव्स द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइड वेरी लिटिल स्पेस। अब क्या हुआ, डिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जर्व इन द फ्यू पार्टिकल, कुछ पार्टिकल अपने पास से डिफ्लेक्ट हो गए। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि जो आपका प्रूव हो गया कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है एटम का वो ऑक्यूपाई होता है वेरी लिटिल स्पेस में, क्योंकि अगर वो ज़्यादा स्पेस में होते तो आपके नंबर ऑफ डिफ्लेक्टिंग रे जो होती हैं वो क्या हो जाती बेटा, इंक्रीज हो जाती। अगला क्वेश्चन आपको अगला पॉइंट आपको लिखना है बेटा, डिफ्लेक्शन इज इन अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ एल्फा पार्टिकल इंडिकेट दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वेयर कंसनट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विथ इन द एटम। वही चीज़ मैंने बताई है कि जो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो रहे हैं बेटा, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उनका नंबर्स के कम होने का मतलब ये है कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर वो आपके एक स्मॉल वॉल्यूम पे क्या है, ऑक्यूपाइड है। फिर ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है बेटा, राइट डाउन द टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की आपको टू प्रॉपर्टी लिखना है बेटा बाई ड्रॉइंग द प्रोपोगेशन डायग्राम, और इसका आपको प्रोपोगेशन डायग्राम बनाना है। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट इन इट, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंपोनेंट हो। तो ये क्वेश्चन लिखा है बेटा, ये उसका डायग्राम। इस डायग्राम को आप अच्छी तरह से देख लीजिए बेटा। ये ऊपर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है। तो डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो इसके क्या करना है, हमको दो आपको प्रॉपर्टी लिखना है। कितनी बेटा? दो प्रॉपर्टी लिखना है। तो देखिए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पहली प्रॉपर्टी बेटा, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं बेटा, इनके प्रोपोगेशन के लिए हमें किसी भी तरह के मटेरियल या मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट बात की जाए बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर रिलेटेड टू ईच अदर बाई द फार्मूला। क्या होता है बेटा, जो एम्पलीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एंड मैग्नेटिक फील्ड का, द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर रिलेटेड, वो दोनों रिलेट होते हैं एक दूसरे के साथ इस फार्मूले के साथ बेटा, C इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट, ई नॉट बाई वी नॉट। ये आपका हो गया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है बेटा कि द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सोर्स ऑफ लाइट इज 24 सेंटीमीटर। कोई सोर्स ऑफ लाइट है जिनके बीच की डिस्टेंस जो है बेटा 24 सेंटीमीटर है। फाइंड वेयर द कन्वर्जिंग यानी कि कॉन्वेक्स लेंस है ऑफ फोकल लेंथ 9 सेंटीमीटर, और उसकी फोकल लेंथ कितनी बेटा 9 सेंटीमीटर है। कैन बी प्लेस्ड सो डैट द इमेज ऑफ टू सोर्सेस बी मेड एट द सेम पॉइंट, कि जो आपके पास जो इमेज बननी चाहिए उन दोनों सोर्सेस के द्वारा एक ही पॉइंट पे बने, तो आपको डिस्टेंस बतानी है। मैंने आपको कई बार बताया कि जब भी आप न्यूमेरिकल बेटा सॉल्व करने जाएं तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको दिया जाए उसको लिख लेना है। तो हमको दिया गया है पहला पॉइंट बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट सोर्सेस। कितना बेटा? 2 पॉइंट सोर्स के बीच की डिस्टेंस ये है, जिसको मैं डी मान लेता हूँ। तो डी इक्वल टू लिख दिया 24 सेंटीमीटर। फिर आपको बोला गया है
कन्वर्जेंट लेंस की फोकल लेंथ जो है वो कितनी है 9 सेंटीमीटर है। फाइंड क्या करना है बेटा, द पोजीशन एट विच द लेंस शुड बी प्लेस्ड सो डैट द लेंस शुड बी प्लेस्ड सो, ये बेटा 2 बार लिख गया है, सॉरी बेटा इसको काट देना, यहाँ से ये 2 बार लिख गया है, ठीक। तो द पोजीशन एट विच द लेंस शुड बी प्लेस्ड सो डैट द इमेज ऑब्टेन्ड ऑफ बोथ सोर्सेज एट द सेम पॉइंट, दोनों ऑब्जेक्ट को किस जगह पे हम लोग प्लेस करें ताकि दोनों जो आपके पास वो लगे हैं बेटा, सोर्स लगे हैं, उनका जो इमेज है वो सेम जगह पे आकर के आपका आ जाए। तो ये आपसे यही पूछा है, प्लेस्ड द इमेज ऑब्टेन्ड द सोर्सेज एट द सेम पॉइंट। अगला देखिए अब इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे बेटा, लेट द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड लेंस, मान लिया फर्स्ट ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो x सेंटीमीटर है, कितनी बेटा x सेंटीमीटर है। अब आगे क्या करेंगे बेटा, ध्यान देखिए, तो अब लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन द सेकंड ऑब्जेक्ट, जबकि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 24 है, तो सेकंड से कितना हो जाएगा बेटा 24 माइनस x सेंटीमीटर हो जाएगा। देन अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए बेटा लेंस फार्मूला लगा देंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए क्या लगा देंगे, लेंस फार्मूला, सबको पता है कि 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u, वैल्यू रख देंगे बेटा f है 9, तो 1/9 इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, u को आपको x माना है। अब यहाँ से क्या करें, द साइन कन्वेंशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए बेटा। अब देखिए द साइन कन्वेंशन ऑफ इमेज ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट विल बी निगेटिव। अब देखिए साइन कन्वेंशन हमको ये बात पता चल गई है कि जो सेकंड ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो निगेटिव होगी, द अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। अब हम लोग सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए क्या लगा देंगे बेटा, लेंस फार्मूला लगा देंगे। तो जब लेंस फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/9 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1/v प्लस 1/24 माइनस एक्स, क्योंकि अब यहाँ पे जो इसकी डिस्टेंस वो कितनी आ जाएगी 24 माइनस एक्स आ जाएगी, इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब क्या कर देंगे, एडिंग द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, हम ऐड कर देंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2को। तो जब ऐड करेंगे तो क्या बेटा आपके पास ये बन जाएगा 1/9 प्लस 1/9 इक्वल टू 1/v प्लस 1/x प्लस का 1/24 माइनस एक्स माइनस 1/v। तो 1/v से 1/v आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे एलसीएम 9 आ जाएगा, तो 2/9 इक्वल टू 1/x प्लस 1/24 माइनस एक्स हो जाएगा बेटा। जब इसको सॉल्व करेंगे 2/9 इक्वल टू हो जाएगा। अब एलसीएम लोगे तो यहाँ आ जाएगा 24 माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू एक्स 24 माइनस एक्स। अब एक्स से एक्स को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 2x, ये जो 2 है इसको पूरे को इधर ले चलते हो, तो 2x 24 माइनस एक्स इक्वल टू 24 9 आ जाएगा बेटा। अब यहाँ से क्या करते हैं कि इसको 2 को इस 24 से क्या कर देते हैं बेटा, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो आपको इसको ऐसा लिखा जा सकता है। अब जब इसको बेटा काटोगे तो यहाँ से हो जाएगा 24x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 माइनस 9 हो जाएगा। जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपकी इक्वेशन बन जाएगी बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस का 108 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब जब ये इक्वेशन बन जाएगी तो अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए किस तरह सॉल्व, इसमें आपको पूरा इसको सॉल्व कर लिया, ये कैलकुलेशन, इसको मैं नहीं समझा रहा हूँ। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, x इक्वल टू आ जाएगा 6 और 18, तो यहाँ से हो गया हेंस द लेंस कैन बी प्लेस्ड एट 6 सेंटीमीटर या 18 सेंटीमीटर। जो लेंस है आपको कहाँ प्लेस्ड होना चाहिए बेटा, 6 सेंटीमीटर या 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट सोर्स ऑफ इन ऑर्डर टू गेट बोथ सोर्सेस इमेज एट द सेम पोजिशन। ये फर्स्ट सोर्स से आपके लेंस की डिस्टेंस है जो किया तो 6 सेंटीमीटर में हुई, ये 18 सेंटीमीटर में, जिसके कारण दोनों सोर्सेस के कारण जो इमेज बनेगी वो सेम पॉइंट पे बने बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है बेटा द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 सोर्सेस ऑफ लाइट इज 24 सेंटीमीटर। बोला गया है कि आप नहीं, सॉरी ये वाला तो अभी करके आए हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा द इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोला गया है कि 2 इलेक्ट्रॉन है जिनकी काइनेटिक एनर्जी आपको दी गई बेटा 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इमिटेड व्हेन अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ वेव लेंथ दी गई है 800 एंगस्ट्रॉम एंड 700 एंगस्ट्रॉम रिस्पेक्टिवली are made to be incident on the ground state of hydrogen atom, determine the Planck constant। तो आपको क्या करना है बेटा, Planck constant को डिटरमाइन करना है कि क्या होगा। देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे उसको देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले जो भी गिवन हो उसको लिखते हैं बेटा। तो आपको दिया गया फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हमेशा वोल्ट में लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख देंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो ये हो जाएगा बेटा 2.88 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इसी तरह सेकंड काइनेटिक एनर्जी बेटा जिसको EK2 मान लेते हैं वो आपको दी गई है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने बताया कि इसको वोल्ट में लिखना है तो E की वैल्यू रख देंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 वोल्ट।
अब देखिए आगे बेटा, फर्स्ट वेव लेंथ लेमडा 1 आपको दिया गया है 800 एंगस्ट्राम। अब एंगस्ट्राम को मीटर में बदलते हैं तो 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 8 × 10 की पावर -8 मीटर बेटा। इसी तरह हम लिखेंगे सेकेंड वेव लेंथ, इसी तरह क्या लिखेंगे बेटा, हम लोग लिखेंगे सेकंड वेवलेंथ। तो सेकंड वेवलेंथ लेमडा 2 इक्वल टू हो जाएगा 700 एंगस्ट्राम, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 7 × 10 की पावर -8 मीटर। कितनी हो जाएगी बेटा, 7 × 10 की पावर -8 मीटर। अब हमको फाइंड क्या करना है बेटा, प्लांक कांस्टेंट को फाइंड करना है। किसको फाइंड करना है बेटा, प्लांक कांस्टेंट को फाइंड करना है। तो सोल्यूशन में क्या होगा, वी नो डैट, हम क्या जानते हैं बेटा कि सेकंड काइनेटिक एनर्जी माइनस फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है SC ब्रैकेट के अंदर 1/λ2 - 1/λ1। अब सारी वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा। तो जब पुट कर देंगे तो यहाँ पे E काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 की आ जाएगी 6.4 × 10⁻19। काइनेटिक एनर्जी 1 की आ जाएगी 2.9 × 10⁻19। H को हमको फाइंड करना है, C की वैल्यू पता है 3 × 10 की पावर 8 होती है। लेमडा 2 की वैल्यू आपको अभी मैंने बताया कि 1/7 × 10 की पावर -8, और लेमडा 1 की वैल्यू बताया 1/8 × 10 की पावर -8। अब इसको पूरे को सॉल्व कर लेना है आपको सही से। इसको क्या कर लेना बेटा, सॉल्व कर लेना है। तो जब सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से H की वैल्यू आपकी निकल के आएगी पूरा सॉल्व करने के बाद 6.5 × 10 की पावर -34 जूल सेकंड। कितना आ जाएगा बेटा, जूल सेकंड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब चलते हैं बेटा सेक्शन डी में। किसमें चलते हैं बेटा, सेक्शन डी में। पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया है सेक्शन डी में, व्हाट डू यू मीन्स बाई इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव, राइट द कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस। बोला गया है सबसे पहले आप ये बताइए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव क्या होती है, और फिर आपको इसकी कंडीशन को लिखना है। इसकी क्या लिखना है बेटा, कंडीशंस को लिखना है। तो देखिए इसको कैसे क्या जाएगा बेटा, पहला तो हमको लिखना है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव लिखना है। तो लिखेंगे व्हेन टू लाइट वेव्स फ्रॉम डिफरेंट कोहेरेंस सोर्सेज मीट टूगेदर देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू द वन वेव इज डिस्ट्रीब्यूट बाई द अदर। द मॉडिफिकेशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट्स वेव इज कॉल्ड द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। किसी आपके इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है कि टू आपकी जो आपके पास क्या हो बेटा, वेव हों, जो आपकी लाइट्स वेव हों, उनकी जो है एनर्जी को इंटर कन्वर्ट कर लेना। कहाँ पे बेटा, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूट कर लेना एक दूसरे के साथ सुपर पोजिशन पे। तो वही आपका क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहलाता है। कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस की बात की जाए, पहला है द सोर्स मस्ट बी कोहेरेंस। जो आपके सोर्स होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए बेटा। सेकेंड कंडीशन की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो सेकेंड कंडीशन दी गई है दे सोर्स मस्ट बी मेंटेन द कांस्टेंट फेज विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। उनका जो फेज होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बेटा। थर्ड कंडीशन ये है कि द वेव मस्ट हैव आइडेंटिकल वेवलेंथ। जो वेव होनी चाहिए उसकी वेवलेंथ कैसी होनी चाहिए बेटा, आइडेंटिकल्स होनी चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, द टू सोर्सेस मस्ट बी नैरो। जो सोर्स हो वो नैरो होना चाहिए, बिकॉज आ बोर्ड सोर्सेस, जो ब्रॉड सोर्सेस होता है बेटा वो क्या कर देता है, लाइट इज इक्विवेलेंट टू द लार्ज नंबर ऑफ नैरो सोर्सेस। ठीक। अगला पॉइंट बेटा है सोर्स शुड बी मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। जो सोर्स होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए बेटा, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। अगला बेटा दिया गया है डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस शुड बी वेरी स्मॉल। और टू सोर्सेस के बीच की जो डिस्टेंस होनी चाहिए, बिटवीन डिस्टेंस होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, वेरी स्मॉल होनी चाहिए। अगली कंडीशन क्या है बेटा, वेव लेंथ ऑफ टू सोर्सेस शुड बी सेम। दो सोर्स का जो वेव लेंथ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बेटा, बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा है एम्पलीट्यूड ऑफ वेवलेंथ शुड बी सेम। और जो वेवलेंथ हो उसका एम्पलीट्यूड भी क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन है वेव शुड बी इन द सेम स्टेट ऑफ द पोलराइजेशन। जो वेव होना चाहिए उसका पोलराइजेशन का स्टेट क्या होना चाहिए बेटा, सेम होने चाहिए। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है आ वेव ऑफ 300 मीटर। एक वेव है जो कि 300 मीटर वेवलेंथ है उसकी, इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम आ ट्रांसमिशन सेंटर। ट्रांसमिटेड हो रही है वैसे कहाँ से, ट्रांसमिशन सेंटर से। आ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 2.4 माइक्रोफैराडे इज अवेलेबल। कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल रिक्वायर्ड फॉर रेजोनेंट सर्किट। आपको बताना है रेजोनेंट सर्किट में कितना आपके पास क्या होगा बेटा, इंडक्टेंस होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। मैंने आपको कई बार बताया क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करें न्यूमेरिकल की, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो, सबसे पहले जो गिवन हो उसको जरूर लिखें बेटा। गिवन क्या है, वेवलेंथ दी गई है 300 मीटर, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर दिया गया है 2.4 × 10⁻6 फैराडे। अब सॉल्व करना है, देखा फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है C/λ, ये हमको पता है बेटा। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू C की हमको पता है 3 × 10⁸ होती है, और लेमडा की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 300 मीटर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 10⁶ हर्टेज। फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी बेटा, 10⁶ हर्टेज आ जाएगी। अब आगे देखिए क्या करेंगे बेटा,
अब हम लिखेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1/2 पाई रूट के अंदर LC। तो अब यहाँ पे जब हम लिखेंगे बेटा इस 2 पाई को इधर ले आते हैं तो ईटा इंटू 2 पाई इक्वल टू 1/रूट के अंदर आ जाएगा LC बेटा। अब यहाँ से LC को इधर लाते हैं, बाकी इधर ले चलते हैं बेटा, पुट द वैल्यू। अब सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। रूट के अंदर LC इक्वल टू ईटा की वैल्यू 10⁶ आई थी बेटा, 2 हो गया, और पाई की वैल्यू 22/7 होता है। अब इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 10⁶ इंटू 44। अब क्या करेंगे बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों तरफ बेटा। तो स्क्वायरिंग करने के बाद ये बन जाएगा LC इक्वल टू 49 डिवाइड बाई 10⁻12 इंटू 44 इंटू 44। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ C। अब हम कंडक्टेंस की वैल्यू रख देंगे, किसकी बेटा, कंडक्टेंस की वैल्यू रख देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड कर देंगे तो ये बनेगा और यहाँ से बेटा ये आ जाएगा सॉल्व करके। अब जब सॉल्व करके ये आ जाएगा तो यहाँ से हमको L ही निकालना है, इंडक्टेंस। तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा L इक्वल टू 10⁻8 हेनरी। तो यहाँ से द इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, तो कॉइल की इंडक्टेंस कितनी आ गई बेटा, 10⁻8 हेनरी आ गई, 10⁻8 हेनरी आ गई बेटा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट द किरचॉफ्स लॉ फॉर द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए आपको किरचॉफ्स लॉ को लिखना है। किसको लिखना है बेटा, किरचॉफ्स लॉ को लिखना है इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए। इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, इस बात को आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए बेटा, किरचॉफ्स लॉ क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, नेट इनकमिंग करंट टूवर्ड्स एनी पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू द आउटगोइंग करंट फ्रॉम द पॉइंट। कुल मिला के बोला गया किसी पॉइंट पे टोटल इनकमिंग करंट टोटल आउटगोइंग करंट के सम के इक्वल होता है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें बेटा, तो अदर वर्ड में, तो द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट एट अ जंक्शन इन अ करंट इज 0। जो आपका किसी भी पॉइंट पे टोटल इनकमिंग और आउटगोइंग करेंट्स का एल्जेब्रिक सम होता है वो 0 होता है बेटा। जैसे ये सर्किट बना है तो I1 प्लस I2, इसमें आपके I1 I2 I3 I4 I5 तक आपका करंट जा रहा है। तो यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 का जो एल्जेब्रिक सम होगा कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ये आपका ये लॉ कहता है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, आ रॉड ऑफ कॉपर ऑफ लेंथ L। एक आपकी कॉपर की रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है, L है। इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जो कि रोटेट हो रही है बेटा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ इन आ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ पे बेटा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ऑफ इंटेंसिटी B, जिसकी इंटेंसिटी कितनी बेटा, B है। अबाउट इट्स वन एंड, कहाँ बेटा, अबाउट वन एंड से आपको उसको रोटेट किया गया है। प्रूव डेट करना है बेटा कि इंड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एट द एंड ऑफ रोड कितना होगा। आपको क्या प्रूव करना है बेटा कि जो इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा एट द एंड ऑफ रॉड वो कितना हो जाएगा बेटा, E इक्वल टू हो जाएगा 1/2 ओमेगा BL² होगा। ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए बेटा, हमने मान लिया कि आपकी एक मैग्नेटिक फील्ड है जहाँ पे आपकी एक रॉड है। इस रॉड को ओमेगा वेलोसिटी से थीटा एंगल पे आपका क्या किया गया, रोटेट किया गया। तो अब आपको लिखना है 2 पाई रोटेशन इक्वल टू हो जाएगा πL²। तो 1 रोटेशन में कितना आ जाएगा बेटा, 2 πL² बाई 2 पाई। ठीक, तो अगर मैंने इसको थीटा रोटेट किया तो एरिया कितना आ जाएगा बेटा, तो एरिया आ जाएगा L² थीटा बाई 2। एरिया कितना आ जाएगा, L² थीटा बाई 2 आ जाएगा। अब हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें बेटा, तो आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, क्या चीज़ बेटा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो कितना होता है, सबको पता है कि होता है B.A। अब B.A का मतलब हो गया BA cos थीटा, और cos थीटा हो जाएगा बेटा। अब यहाँ से हम थीटा वो फ्लक्स इक्वल टू कितना लिख देंगे, B लिख देंगे बेटा, और A कितना है, L² थीटा बाई 2। तो यहाँ लिख देंगे L² थीटा बाई 2, और यहाँ हो जाएगा cos 0। तो cos 0 होता है 1। अब यहाँ से बेटा हमको पता है कि E इक्वल टू कितना होता है बेटा, माइनस का चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको बोलते हैं फैराडे सेकेंड लॉ बेटा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फाई की वैल्यू पुट कर देंगे। जो पुट करेंगे तो DBL² थीटा बाई 2 डिवाइड बाई dt हो जाएगा। अब E इक्वल टू आ गया 1/2 DBL² थीटा बाई dt। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो E इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1/2 BL² आपके कांस्टेंट तो बाहर आ गया, तो d थीटा बाई dt। अब सबको पता है d थीटा बाई dt क्या होता है बेटा, ओमेगा होता है। d थीटा बाई dt क्या होता है, ओमेगा। तो E इक्वल टू आ जाएगा आपके पास BL² ओमेगा बाई 2। तो E इक्वल टू आ जाएगा BL² ओमेगा बाई 2। और यही आपको प्रूव करना था कि E इक्वल टू कितना बेटा होगा आपके पास,
BL² ओमेगा बाई 2। तो यहाँ पे E आपको पता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। तो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना हो जाएगा, BL² ओमेगा बाई 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया बेटा, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, राइट डाउन इट्स लॉ, और उसके लॉ लिखिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और उसके लॉज क्या है, इसको आपको लिखना है। तो देखिए बेटा, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर मैं बात करूं बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा क्या होता है, तो आपको पता है बेटा कि द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रिफर्स टू द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल इन अ रिस्पॉन्स टू इंसिडेंट लाइट। किसी भी सरफेस में इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालना, रिलीज करना बेटा, किसके द्वारा, इंसिडेंट ऑफ लाइट के द्वारा। तो वही आपका क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। दिस takes place because of the energy of incident photon of light have energy more than the work potential of the metal surface ejecting इलेक्ट्रॉन विथ पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी। अब हमको इसके लॉ लिखना है, तो लॉ ऑफ के लिखना है बेटा। पहला लॉ है कि देयर इज डिफिनीशन, देखिए अब इसके लॉज लिखना है, तो लॉ में पहला लॉ है बेटा, देयर इज अ डिफिनिट कट ऑफ वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो विच इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी इजेक्टेड बाई एनी सब्सटेंस। जो आपकी इसकी कट ऑफ वैल्यू होती है, उससे अगर फ्रीक्वेंसी कम है, उससे फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, कम है, तो आपके किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इंजेक्शन नहीं होगा, इजेक्टेड नहीं होगा। नेक्स्ट लॉ पे बात करते हैं। अगला लॉ क्या कहता है बेटा, अगला लॉ ये कहता है नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट। आपका जो नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट। किसके बेटा, लाइट इंसिडेंट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगला जो पॉइंट है बेटा वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑफ अ सब्सटेंस। जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन होती है वो डिपेंड करती है बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है बेटा। अगला जो है वो है देयर इज नो टाइम्स लॉगिंग बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंसिडेंस ऑफ लाइट के टकराने में और इलेक्ट्रॉन के इमिशन होने में कोई भी टाइम लैग नहीं होता, तुरंत जैसे ही टकराए तैसे ही इलेक्ट्रॉन आपका बाहर आ जाता है। ठीक बेटा, यहाँ तक हो गया। बाकी का जो मॉडल पेपर है आपका सेक्शन, ये क्वेश्चन नंबर 5 से चलना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के आगे का जो सेक्शन है बेटा वो आपके अगले लेक्चर में कवर किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको मॉडल पेपर की सॉल्विंग समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है आपको, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है, तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हैं, जिसको मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।